नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जुलाई की पहली तारीख से 3 नए क्रिमिनल लॉ देश में लागू होने जा रहे हैं और इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता हो जाएगी और वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगी और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता का नाम होगा। सरकार का कहना है कि इन तीनों नए कानूनों को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से कानून को लागू करना है। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदल जाएगा। मसलन अब देश भर में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीनियर से मंजूरी लेनी होगी। कुछ जानकारों का मानना है कि यह कानून कानूनी प्रक्रिया को कम करेंगे और पुलिस को ज्यादा शक्तियां देंगे, जिससे आम आदमी के संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों का हनन होने का खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ सीनियर वकीलों का एक गेस्ट पैनल मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं और उसकी बारीकियों को समझते हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ सीनियर वकील अश्विनी दुबे जी हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका न्यूज 18 पर। और साथ ही सीनियर एडवोकेट प्रकाश पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका इस पैनल पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले सवाल अशोक शर्मा जी आपसे यही कि जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में अभी कुछ जानकारों की चिंता व्यक्त की, क्योंकि चारों तरफ चर्चा हो रही है इन तीनों नए कानूनों को लेकर कि इससे पुलिस स्टेट बन जाएगा या देश में पुलिस के पास इतने अधिकार आ जाएंगे कि इसका यूज होना, मिसयूज होना, इससे लोगों की प्रताड़ना बढ़ सकती है, या पुलिसिंग के पास इतनी पावर आ जाएगी कि बेलगाम होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है आशा जी, क्योंकि पुलिस के पास पहले पावर्स ज़्यादा थी। पहले क्या था कि 24 आवर्स के लिए पुलिस किसी को भी बिना जाने कुछ करे शक के बिहार पे बैठा सकती थी, किसी को भी डिटेन कर किसी को भी। मान लीजिए मैंने किसी के बारे में शिकायत की कि भाई ये पर्स लेकर भाग गए, कुछ ऐसे ही बिना शिकायत के भी। अब तो कम से कम शिकायत पे एक नोटिस तो शिकायत होगी तो नोटिस देंगे। पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, किसी को कहते हैं आपको विटनेस, हमें तो इंक्वायरी करनी है। तो पहले पावर्स ज्यादा थी। अच्छा। और इस लॉ से देखिए, कभी भी जब आप भी सुनती होंगी, लोग भी सुनते होंगे कि अंधा कानून है, लोग छूट जाते हैं, बड़े लोग छूट जाते हैं, गरीब लोग फंस जाता है। तो एक जो कोर्ट के खिलाफ, कानून के खिलाफ एक जनरल मैसेज जा रहा था। अब एक नया कानून आया है। नए कानून में लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन नए कानून को एक भावना से लेना चाहिए कि नहीं ये गुड है। अच्छा। तो आज की डेट में मुझे जो लगता है, आज पहले कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आप किसी को भी रोक लें, किसी को बुला लें, अगर पुलिस वाले से नहीं, हमने साहब उसके एज ए विटनेस बुलाया था, नॉट एज ए अक्यूज्ड। ठीक है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है बताने की। और कहीं उसको फंस गया तो उसको एक्यूज बना दो। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आपसे समझना चाहेंगे कि अब जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया अशोक कुमार जी ने कि पहले मान लीजिए 2 पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, एक उदाहरण से ले लेते हैं क्योंकि आम दर्शक और अच्छे से समझ पाएंगे। किसी ने जाके पड़ोसी की शिकायत कर दी, पुलिस ने बुलाया, अगले दिन आके उसने कहा कि हमें तो रात भर लॉकअप में बिठाए रखा, हमारे साथ मारपीट हुई या हमारे साथ कोई एट्रोसिटी हुई। तो अब बताइए कि इस नए कानून के आने से कैसे अधिकार सुरक्षित होंगे, या वाकई पुलिसिंग की पावर बढ़ जाएगी, या पावर इतनी कम हो जाएगी कि कहीं दूसरी तरफ निरंकुशता बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए, आप ऐसे समझिए कि 1860 का जो भारतीय दंड संहिता था वो दंड देने के सिद्धांत पर आधारित था। उसको लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश राज के सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस को तमाम वो अधिकार दिए थे जिससे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी वॉइस को सप्रेस किया जा सके। जो भी लोग उस ब्रुटैलिटी के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाते, उनके खिलाफ जो है कार्यवाही के घोड़े दौड़ा देना, जालियांवाला बाग जैसे मैसेकर को जस्टिफाई करना, अंग्रेज जज, अंग्रेज कानून बनाने वाला, तो वो जो व्यवस्था थी वो दंड के सिद्धांत पर आधारित थी। और अब जो कानून है, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। रिफॉर्म्स, फिर मैं बड़े आदर के साथ कहना लेकिन चाहूंगा, डिफरेंस क्या है? रिफॉर्म्स चलने वाली प्रक्रिया, एक किताब भी आपने लिखी है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, ये आपकी बुक है हाल ही में, और उसमें विस्तार से आपने जिक्र किया है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई, और जो आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि वो दंड पर आधारित है, ये न्याय पर आधारित है। तो न्याय पूरा कैसे होगा, किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा, और राइट्स कैसे प्रोटेक्ट? मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो जो किसी भी
जो संवैधानिक संस्था का पहला अधिकार होता है कि इंडिविजुअल के लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का। अब हम इसके साथ इंडियन पिनल कोड के साथ हम पुलिस एक्ट की अगर आस्था जी बात करते हैं तो वो पुलिस एक्ट 1861 का अंग्रेजों के मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप पर आधारित था। और अब जो ये कानून है, इस कानून में पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, जज की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, जो दूसरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट पैरालीगल एजेंसीज हैं उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, जो भी इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एसोसिएटेड लोग हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। तो ये उससे बेहतर हुआ, उससे खराब कहां हुआ? पहला। दूसरा, 1860 से 2023-24 तक लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज। कितना सारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक ऐसा सेंचुरी पूरी आगे बढ़ गई, पूरी 150-160 से वही कानून चलते रहना, जबकि अपराध का तरीका बदल गया, जस्टिस देने का तरीका बदल गया, हम ई कोर्ट्स में आ गए, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल एविडेंसेस, उन सबको डील करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म था ही नहीं। तो जब मैकेनिज्म नहीं था तो उसकी जरूरत थी। और इसके अलावा और सबसे बड़ी बात, विस्तार में बाद में बात करेंगे, पुलिस का जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, हम कहें जो किसी को माने जो रॉन्गफुल और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जैसे विष्णु तिवारी जैसे लोग जो 20 साल तक बिना किसी अपराध के जेल में थे पुराने कानून के मुताबिक। तो रॉन्गफुल और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स हो रही है वो पुलिस उस की भी ऑफिसर फिक्स हो रही है। वो मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा इसमें काम है। कमेंट प्रकाश पांडे जी आपसे लेते हैं कि 1860 आईपीसी और अब हम 2024 में हैं, कई दशक नहीं पूरी शताब्दी गुजर गई, इतने वक्त से जरूरत महसूस की जाती रही, अभी तक इस पर क्या बहस नहीं हुई थी या इसका प्रस्ताव नहीं आया था कम्युनिटीज की तरफ से कि इसको चेंज किया जाना चाहिए, इसमें बहुत से अमेंडमेंट की जरूरत है? आस्था जी देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम और आप किसी भी एक्ट को, किसी भी कानून को बैठ के एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि ये गलत है, और ना ही हम उसका समर्थन कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब हमें एक चीज समझनी होगी कि इन कानूनों का जो लॉज इनेक्ट हो रहे हैं या होते आ रहे हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो पैरामाउंट उद्देश्य है किसी भी कानून को लाने का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। यहाँ पे एक डेलिकेट बैलेंस आपको बना के रखना होगा विक्टिम्स के राइट के बीच और एक्यूज्ड के राइट्स के बीच। हमारे वहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात की जाती है हमारे कानून में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा बाइबल है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं एक गोल्डन रूल्स की बात करता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के अंदर। अब ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अल्टीमेटली चले जाते हैं, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी, फ्रीडम, स्पीच की फ्रीडम। अब हम लोगों को जो आज देखना है वो ये देखना है कि ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन्होंने हमारी लिबर्टी को, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को लेके इन्होंने अपना कितना कंसर्न जाहिर किया है इन तीनों एक्ट्स में। और मेरा मानना है, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे और मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा, कि इस फ्रंट पे, इंडिविजुअल्स लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के फ्रंट पे उतना काम नहीं हुआ है जितना काम होना चाहिए था। और वो भी तब जब आप इन तीनों एक्ट्स में, कोर्ट्स और एक्ट्स में लगभग 99 बार आप अपने अमेंडमेंट ला चुके हैं। उसके बाद जब आप कंप्लीट रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको उस फ्रंट पे भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस पर हम विस्तार से जाएंगे। अशोक कुमार जी, एक उदाहरण के तौर पर अब और बारीकी से समझना शुरू करते हैं। 0 FIR एक टर्म है और इसे लेके बहुत सारी पेचीदगियां आती रही, बहुत सारे केसेस में होता रहा, कहां दर्ज होगी, किस थाने में दर्ज होगी, कौन किस पर हो सकती है, किस पर नहीं हो सकती। अब कहा जा रहा है कि इन 3 नए कानूनों के बाद देश भर में कहीं भी 0 FIR हो सकती है और उसका भी एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि संबंधित थाने को ट्रांसफर करनी होगी। वो टाइम पीरियड जो है वो डिसाइड कर दिया गया है। तो ये क्या है, इसको समझाइए आप कि इससे क्या फायदा है और जरूरत क्यों है? थैंक्स कहूँगा आपके इसके न्यूज़ 18 को, और मैं आपके क्वेश्चंस को समझ रहा हूँ। पहले भी ये होता था कि आप FIR जहाँ भी क्राइम हो रहा है या दिख रहा है वहाँ पे FIR कर दें, उसको ट्रांसफ़र कर देते थे, पर पहले डिस्क्रिप्शन था, वो लेगा ही नहीं। वहाँ का कंसर्न IO या कोई भी थाना है वो लेता ही नहीं था। अब ये है कि लॉ में आ गया, कंपलसरी है कि जहाँ क्राइम हुआ है
जिस भी थाने में विक्टिम पहुंचे आपको एफआईआर दर्ज हाँ करनी जी, होगी, यही अर्थ और इसका? हाँ, नहीं भी वहाँ हुआ है तब भी आप वहाँ इन्फॉर्मेशन किसी भी दे थाने सकते में चले थे। जाइए। लेकिन अब नहीं, पहले अब ये बाय लॉ आ गया कि यू हैव टू टेक इट और अच्छा। तब ट्रांसफर करिए। मतलब पुलिस ये नहीं कह सकती कि हमारे थाने का मामला नहीं है, वहां जाइए। वहाँ जाइएगा। ठीक है। आपके उससे पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक जनरल था कि आप जाइएगा तो ट्रांसफर कर देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन थी, कह सकता था कि नहीं मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अब क्या है, इससे मैंडेट आ गया, यू हैव टू रजिस्टर। और फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी कहां से होगी? संबंधित जो थाने भी पर आदमी है, कम ठीक से कम उसको, एक आदमी को अपनी जो विक्टिम है उसको एक सुरक्षा मिल गई ना। लेकिन जहां पे स्टेट चेंज हो रहे हैं अश्वनी जी, वहां इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? जैसे दिल्ली, यूपी की बात है, हरियाणा, एनसीआर का तो एरिया है, 3 तरफ बॉर्डर से है। जीरो एफआईआर मैंडेटरली रजिस्टर करने का पर्पज ये है कि विक्टिम को तुरंत न्याय मिले, यानी जो क्षेत्राधिकार का, जुरिस्डिक्शन का और कॉज ऑफ एक्शन का तुरंत जो इशू आ रहा है, जो खास तौर से पुलिस और बाद में अदालतें जिसका निर्णय करके उसको भेज देती थी, वो मुद्दा इसलिए नहीं आएगा कि इमीडिएट किसी को रिलीफ की रिक्वायरमेंट से आपने कहा कि भाई फीता लेकर के नाप रहे हैं और हाईवे के इस पार और हाईवे के उस पार, वो इशू नहीं आएगा। जिस पुलिस स्टेशन में वो एक विक्टिम पहुंचता है, उस पुलिस स्टेशन की बाध्यता होगी एफआईआर दर्ज करना। वैसे समझिए, किसी आदमी ने नोएडा से चेन खींचना शुरू किया, किसी बदमाश ने, और वो चेन खींचता है मध्य प्रदेश, दिल्ली वाले बॉर्डर में जाकर के, और एफआईआर दर्ज करवाने के जब दिल्ली में जाते तो वो नहीं कहते, बोले साहब आप तो, आपकी शुरुआत वहां से हुई थी तो वहां होगा। ऐसे ग्रीवियस हर्ट्स के मुकदमे, विमेन के अगेंस्ट के केसेस, एट्रोसिटीज के केसेस, तमाम, सड़क चलते हुए अगर किसी ने लूट लिया, ट्रेन में चलते हुए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, किसी और कोई और ऐसा एक्ट हो गया जो कि पुलिस की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर जो जुरिस्डिक्शन है, पुलिस देखने के बजाय उपचार की बात करेगी कि इमीडिएटली क्या रिक्वायरमेंट है। और ये जो लेजिस्लेशन है वो इसलिए जरूरी था, और जो पहले की व्यवस्था, जीरो एफआईआर पहले भी होती थी, लेकिन उस जीरो एफआईआर के लिए तब तक उस विक्टिम को वहां पर एड़ी चोटी का जोर करना पड़ता था कि मेरा थाना कौन सा है, अफसर नहीं, और ऐसे केसेस में कई मैटर्स सॉल्व ही नहीं हुए। जैसा अशोक शर्मा साहब ने बताया कि बॉर्डर का इशू समझ लगी हो, तो ये एक रिफॉर्म है। लेकिन फिर रिफॉर्म में मैं फिर एक बात कहूंगा कि अभी ये इनकम्प्लीट इसलिए भी है कि और जो इसके पैरेलल कानून हैं उस पर हम फिर चर्चा करें। यूएपीए हो गया, जैसे पीएमएलए हो गया, वो सब इससे ही रिलेटेड है, तो उन सब के इंटरलिंक जो बीच में है उनको भी चेंज करने की जरूरत। तो मैं समझता हूं कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रकाश जी, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मान लीजिए कोई फैमिली ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और उसका सामान वहां पे चोरी हो जाता है, अचानक चोरी हो जाता है। किसी दूसरे स्टेट से चले थे, घूमने के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, बीच रास्ते में कोई आया और उनका सामान लेकर के उतर जाता है, चोरी हो जाता है। अब इस मामले को आगे कैसे डील किया जाएगा? जाहिर सी बात है पहले जीआरपी इन्वॉल्व होगी, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? रहने वाले कहीं और के हैं, जा कहीं और रहे थे, सामान कहीं और से चोरी हुआ, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखिए आस्था जी, मेरा कंसर्न यही है, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया भारतीय न्याय संहिता के अंदर, लेकिन अभी तक जो कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ ऑफेंस की बात हम करते हैं, आपके एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं उधर से लिंक करना चाहूंगा। ठीक है। ये जीरो एफआईआर का मुद्दा नहीं है। जीरो एफआईआर की बड़ी क्लियर सी एक प्रोपोजिशन है जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले सेट कर दी थी और अब उसको आपने एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है। वो कहता है कि अगर विक्टिम के नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा, विक्टिम वहाँ पे चाहे ऑफेंस कहीं भी हुआ हो, जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा। वो थाना प्रभारी जो होगा, वो एसएचओ जो होगा कंसर्न, वो उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगा और फिर उस एफआईआर को कंसर्न थाने में जहां ज्यूरिडिक्शन बनता है ऑफेंस का, वहां वो फॉरवर्ड कर देगा। जो थाना उस ज्यूरिडिक्शन का होगा वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अब जो हमारा आपका जो सवाल है आस्था जी, वो सवाल है कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ ऑफेंस का, जहां पे ऑफेंस कई पुलिस स्टेशंस के ज्यूरिडिक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ऐसे केसेज में पुरानी प्रक्रिया में भी और नए एक्ट में भी बहुत साफ सी बात लिखी गई है कि उनमें अगर एक चेन ऑफ ऑफेंस क्रिएट होता है तो कोई भी पुलिस स्टेशन जिसके ज्यूरिडिक्शन में कोई भी पार्ट उस ऑफेंस का कमिट हुआ हो, वो पुलिस स्टेशन उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब यही मेरा कंसर्न आता है कि आपको क्लैरिटी लानी थी, अगर आपको बात करनी थी कि लोगों का भला हो इस कानून से, तो जो एक आम जनता परेशान होती रहती है इस चीज को लेके कि एक पुलिस स्टेशन ने कह दिया कि साहब किडनैपिंग तो कहीं और से हुई थी, हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। दूसरे ने कहा कि चलो विक्टिम तो हमारे वहां मिल गया था, लेकिन फिरौती की रकम तीसरे पुलिस स्टेशन के दायरे में गई थी, तो वहां आप चले जाओ।
इस चीज को दूर करने के ऊपर एक कॉन्क्रीट थॉट प्रोसेस आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक कुमार जी, इससे आम जनता की लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? 1 जुलाई 2024 पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा ये, तो क्या बदलाव आएगा? उसको किस तरह की सुरक्षा मिलेगी या किस तरह का आश्वासन मिलेगा कि नियम कानून है, मेरे लिए है, मेरी सहूलियत के लिए है, मुझे हर तरफ से सहयोग मिले? कैसे उसको अश्योर करेंगे? आम लोगों के लिए क्या होगा इसमें? आस्था जी, ऐसा है जैसा कि सनी जी ने बताया कि इसमें पहले एक एक्ट में कहीं भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं थी। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ मथुरा का। ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि सुबह सुबह एक पुलिस की उनसे दुश्मनी थी कुछ लोगों से, एडवोकेट से। उन्होंने एक FIR दर्ज करा दी एक लड़की से और उस पर सुबह सुबह अरेस्ट करके ले गए हैंडकफिंग में। तो मेरे पास वो लोग आए तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल की थी उस टाइम पे। अच्छा। कि द पर्सन, ये किसी भी नॉर्मल आदमी के यहाँ पुलिस पहुँच जाए, उसे हैंडकफिंग में लेके चल दे, ही में बी एक्यूटेड, वो छोड़ा जा सकता है, बट उसको तो सजा हो गई ना, उसको तो समाज में सजा हो गई। ही में वो तो हार्ट अटैक से मर सकता है, उसको तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आम जनता को, विक्टिम को भी, और क्योंकि विक्टिम तो फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस के प्रभाव में रहते हैं, उनको पुलिस किसी भी चीज़ में, और क्रिमिनल्स को तो अक्सर क्रिमिनल से तो किसी के खिलाफ भी करवा देते हैं। तो जो आम जनता को रिलीफ मिलने वाला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई इस ऑफिसर की, जो आम जनता को रिलीफ मिलने वाला है। इससे आम जनता इससे बहुत मैं बता रहा हूँ, बाकी तो कोर्ट्स हैं, कोर्ट हैं, सब अपने देखेंगे, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं थी किसी पर। अब न्याय की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले पड़ाव आता है कि थाने में जाके FIR कराई जाए, उसके बाद मामला जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फिर कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन अश्वनी जी, बड़ी त्रासदी रही है, फिल्मों के डायलॉग भी हैं, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। इसका भी कोई समाधान है क्या इन कानूनों में कि एक समय हो कि कम से कम तब तक अब उस मामले का निपटारा हो पाए, तभी तो न्याय पूरा होगा? समाधान निकालना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप इसके पीछे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में पूरे देश भर में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की भी बात कही है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अलावा। दूसरा, टाइम बाउंड मैनर में पहले तो था कि आपको एक तय समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले, कि इसमें टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तीसरा, टाइम बाउंड मैनर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। या निर्भया के केस में आप ऐसे देखिए कि जो पुराना कानून था 2013 से लेकर के 2022 का इतना लंबा सफर तय हो गया, लग गया, जिसके मुताबिक पूरा देश देश ने पूरा प्रोटेस्ट किया ऐसे उसमें। तो वो टाइम मैनर कैसे कम हो और जो रिव्यू अपीलेट अथॉरिटी का टाइम है वो कैसे हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, पॉलिश्ड पुलिसिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पॉलिश्ड ऑफिसर्स रखना पड़ेगा, ट्रेंड आपको जो पैरा लीगल सर्विसेज हैं या जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं या लेबोरेटरीज हैं या जो खासतौर से और एग्जामिनेशन जैसे क्रिमिनल केसेस में हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, उस सब के लिए आपको इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा हो कि डिसीजन भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो सही मायने में ये जो कानून देने की बात हो रही है, न्याय देने की बात होगी, तभी वो मूर्त होगा। अभी ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको लागू करके मैं समझता हूं कि टाइम थोड़ा लगेगा। तो पेंडेंसी अगर खत्म करनी है मुकदमों की देश की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, पेंडेंसी खत्म होना और तय समय में न्याय मिलना, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तभी हम कह सकेंगे कि सही मायने में जस्टिस डिलीवरी हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हुआ। प्रकाश जी, मामले जो पेंडिंग रहते हैं, सालों साल रहते हैं, खासतौर पे जो क्रिमिनल केसेस में हम देखें, उनमें तो एक रिस्क भी है कि गवाह मुकर जाते हैं, डरा धमका के। जो इन्वेस्टिगेशन हुई भी है, बहुत सारे सबूत ऐसे हैं कि जिनका रेलेवेंस खत्म हो जाता है या खत्म कर दिए जाते हैं अगर कोई पार्टी ऐसी है कि जो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ऐसे में कानून के माध्यम से कोई प्रोविजन इसमें है क्या कि जल्दी निपटारा हो मामलों का? कब तक मामले पर जो है वो जजमेंट दे देना ज़रूरी है, उसके लिए भी कोई प्रोविजन है क्या इस कानून में? सही, देखिए मैं दो बातें कहूँगा यहाँ पे। हमेशा एक एक्यूज्ड और एक कन्विक्टेड में फ़र्क होता है, उस फ़र्क को हमें और आपको मानना चाहिए। मैं बीइंग ए डिफेंस लॉयर हमेशा इस बात को कहता हूँ और रखूँगा हर जगह कि एक एक्यूज्ड जिसके फेवर में हमारा लॉ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात कहता है, उसको बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हमें और आपको एक कन्विक्टेड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, उसे दोषी हमें नहीं मानना चाहिए, उस पर गिल्ट हमें इम्पोज नहीं करना चाहिए। एक विक्टिम का पार्ट होता है,
विक्टिम के पार्ट पे तो बड़ी अच्छी बात है, आप स्पीडी ट्रायल कर लें, बहुत जल्दी आप उसको न्याय दिलवा दें, आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन उनका क्या, जो इनोसेंट कहीं फंसाए जा रहे हैं, ये आप भी जानती हैं, मुझे भी पता है, और यहाँ बैठा हुआ हर आदमी इस बात को मानेगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो जबरदस्ती मुकदमों में फंसाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं टेररिज्म से जुड़ा हुआ लेकर आना चाहती हूँ। इस पर मैं चाहती हूँ कि हम बात करें अशोक कुमार जी, कि पोटा है या मकोका है या जो आतंकी या दंगाई गतिविधियों से जुड़े हुए कानून हैं, अब इस नई संहिता के तहत उसमें क्या बदलाव आएगा, कैसे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे और कैसे सजाएं होंगी? देखिएगा, पोटा और वो तो अपनी जगह है, ये तो नया कानून है, ये उसको अफेक्ट नहीं करे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कानून है। हाँ। और जो अपने आप में इंडिपेंडेंट कानून है उसमें सिर्फ एक प्रक्रिया बदली है, जिसको आप क्रिमिनल प्रोसीजर को उससे बदली है। और मैं आस्था जी आपसे एक और चीज़ कहूँगा जो मैं बहुत पहले से कहता था, ये जो नए एक्ट आए ना, इससे एक फीलिंग्स आई है ऑफिसर्स में भी, पब्लिक में भी। मैं हमेशा कहता था कि इंडिया बिकेम फ्री बट इंडियंस नॉट इंडियंस। हमारे लोग फ्रीडम फील नहीं कर सकते, सिटीजन्स। इंडिया तो फ्री हो गया, लेकिन एक नए कानून में एक शुरुआत है, जहाँ लोग सोचते हैं भारत है, हमारा नया कानून आया, नए कानून शुरू हुए हैं। तो जब नए कानून शुरू हैं उसमें कमियां बेसियां ये सब आती है, उसके लिए कोर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। क्योंकि पूरा जो प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, देखिएगा हम आपको एक बात बता दें, और एक मैं छोटी सी ऐड करूंगा आपसे। स्टेट इज द सोल गार्जियन। आप अपने बच्चे को, भाई को डांट नहीं सकती, क्रिमिनल लॉ एक्शन ले लेगा। तो स्टेट के हाथ में है, टोटल गार्जियनशिप स्टेट के हाथ में, और वो स्टेट से भी ट्रांसफर कर दी गई है कोर्ट को। ठीक है, अंत में एक और महत्वपूर्ण चीज अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो राजद्रोह का मामला होता है, किसी पर भी राजद्रोह लग जाता है, मान लीजिए किसी ने कोई एक्सट्रीम बयान दे दिया, तो अब नए कानून या नए संहिता के हिसाब से अब उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? शॉर्ट में मैं चाहूंगी। नहीं, देखिए, राजद्रोह तो खत्म कर दिया, राष्ट्रद्रोह हो गया। राजद्रोह जो था वो राजद्रोह अंग्रेजों ने भारतीयों को बंद करने के, उनके वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए लाया था। हाँ। आपने सरकार को जो है क्रिटिसाइज किया, जैसे कि आप देखिए 2 एमपी जो आंध्र प्रदेश के थे उनको अंदर कर दिया गया था राजद्रोह में, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें बैन लगा दिया। हाँ। राष्ट्रद्रोह जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे डिफाइन? एक्सटर्नल फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए, जैसे आप कहीं भी कोई व्यक्ति जिसकी एलिजियंस जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमारे नेशन के इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है, उसके साथ सपोर्ट करना। जो टेररिस्ट फंडिंग करने वाले, टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, टेररिस्ट मनी पर जो करते हैं, जब अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में एक जीत गया जिसके ऊपर टेररिस्ट फंडिंग का आरोप है, तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत, वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की बात नहीं करते, तय प्रोफार्मा है आपका ओथ लेने का भी, और नहीं करते तो आर्टिकल 102 कहता है इफ योर इंटरेस्ट, योर एलिजियंस इज टुवर्ड्स एनी अदर नेशन, तो फिर आप वहां नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करते हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट और इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए किया जाए, वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा, और मैं समझता हूं कि इसमें इट इज वेल प्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने बहुत ही आम भाषा में और विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये जो 3 नए कानून हैं उनको लाने का मकसद है अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह पर आज की जरूरत के हिसाब से कानूनों को लागू करना, जिससे आम लोगों के भी हितों को संजोया जा सके, आम लोगों के हितों को भी देखा जा सके, और साथ ही साथ कानून में ऐसे प्रोविजंस भी हों जो त्वरित न्याय और साथ ही साथ सही न्याय की तरफ जल्द से जल्द किसी मामले को पहुंचा सके। इस खास शो में बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।